हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है आज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जैसे आप लोग मेरे एसेट हो वैसे ही ये टॉपिक है आपके एसेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हेडिंग डालो मेरे साथ साथ, मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोले तो पीपीई। तो भाई साहब पीपीई का मतलब क्या होता है? कोई भी एसेट, कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल आप 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए करते हो और बिजनेस में करते हो तो वो पीपीई है। टेंजिबल एसेट अगर इनटेंजिबल है तो कहां चली जाती है? 26 के अंदर। टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर किस लिए रखी गई है? हेल्ड फॉर या तो एडमिन पर्पस के लिए या फिर रेंटिंग टू अदर, रेंटल टू अदर्स, या फिर प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन तीनों में से किसी एक के लिए भी रखी हुई हुई है कोई भी टेंजिबल आइटम प्लस टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ, तो वो क्या बन जाता है? आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाता है। मैंने ये कैमरा रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल मैं सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए कर रहा हूँ और 12 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करूंगा तो हेंस ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाएगा। मेरा ये जो टैबलेट का पेन है ये 12 महीने से ज्यादा नहीं चलता। ऑल्दो मैंने इसको रखा सर्विसेज के लिए, वो है टेंजिबल आइटम है, मैं टच भी कर सकता हूँ, बट इसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा नहीं है। ये खत्म हो जाता है 12 महीने के अंदर, इसकी निब घिस जाती है, मुझे नया लाना पड़ता है। तो ये क्या है? क्या ये पीपी है? द आंसर इज नो, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है। तो ये कहां चला जाएगा? ये सीधा का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ये एसेट की तरह नहीं दिखेगा। ठीक, आगे। व्हेन टू रिकॉग्नाइज पीपीई एज एन एसेट। आप पीपीई को एसेट की तरह कब रिकॉग्नाइज करते हो? सर ये क्या सारी बातें हमारे नोट्स में लिखी हुई हैं? हाँ, ये सारी बातें ना आपके नोट्स में भी लिखी हुई हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, रीड करा देता हूँ, आप लोगों को चिंता नहीं होगी। एएस 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पेज नंबर 56। ये दो जी, ये देखो ये सब लिखा हुआ है। मीनिंग ऑफ AS10 कंडीशन 1 यू बी यूज इन, सॉरी तो बियर प्लांट है। कंडीशन नंबर 1 हेल्ड फॉर प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर और एडमिन पर्पस, और 12 महीने वाली कंडीशन। बट मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि जब हम लिखते हुए पढ़ते हैं तो थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा होती है। एनीवे, कब पीपी को आप रिकॉग्नाइज करते हो एज एन एसेट? तो जब उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आए तब, प्लस आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हो रिलायबली। अगर आप उससे बेनिफिट अचीव करते हो, भाई मैं इस टैबलेट से सर्विसेज देके बेनिफिट अचीव करता हूं, इस कैमरे से सर्विसेज देके बेनिफिट अचीव करता हूं, इस लाइटनिंग सेटअप से सर्विसेज देके बेनिफिट अचीव करता हूं, और ये जितने के मुझे पड़े थे मैं उसको मेजर भी कर सकता हूं, हेंस ये मेरी बैलेंस शीट के अंदर एसेट की तरह दिखते हैं।
यदि मान लो मैं ये इस कैमरे को मेजर ना कर सकता होता, ये कैमरा मुझे दहेज में मिला था, मैं नहीं मेजर कर सकता कि इसकी क्या कॉस्ट है, मैंने कुछ वो एक्सचेंज भी नहीं करा, मैं मेजर नहीं कर सकता कि इसकी क्या कॉस्ट है, मैंने बहुत बार पूछा बता दो, किसी ने ना बताया, तो मैं इसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकता। तो अगर मैं मेजर नहीं कर सकता तो मैं किस वैल्यू पे दिखाऊं, मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक। तो फिर इसको मैं एज एन एसेट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं इसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकता, ठीक। पॉइंट नंबर 3। अच्छा, जब मैं बात करता हूं मेजरमेंट की, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद जब आप एंट्री डालोगे, अब एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो किसी वैल्यू से भी तो डालोगे, तो वो वैल्यू कैसे आएगी? मेजरमेंट ऑफ पीपी। आप पीपी को मेजर कैसे करोगे? मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो भाई उसके लिए या तो आपने उसको परचेज करा होगा, केस नंबर ए। यदि आपने उसको परचेज करा होगा तो आप उसको मेजर करोगे, परचेज प्राइस लेस, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, एक्सक्लूडिंग क्रेडिटेबल टैक्सेस। एक्सक्लूडिंग क्रेडिटेबल टैक्सेस, वो टैक्सेस जिनका क्रेडिट क्रेडिट मिल जाता है, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको जीएसटी का मिल जाता है, तो वो यहां नहीं आएगा। और आप लेस करके चलोगे, कोई भी अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, मैं कैमरे बल्क में लेकर आया था, तो 1 लाख का कैमरा मेरे को 20,000 सस्ता पड़ा, 80,000 का पड़ा, तो कैमरा मुझे कितने का पड़ा? 80,000 का पड़ा। प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस रिलोकेशन कॉस्ट, प्लस अलोकेटेड ओवरहेड, डायरेक्टली एलोकेटेड, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो, वो भी जुड़ जाएंगे, प्लस टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल फीस, प्लस, अच्छा मैं पेजेस ऐड कर लूं क्या? जरा आप मुझे 2 मिनट का समय दें। प्लस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल फीस, और प्लस और क्या क्या पूछते हैं, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय सैलरी यदि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, प्लस और बताओ और कौन कौन से खर्चे सवालों में पूछे गए हैं? अच्छा रिलोकेशन कॉस्ट, ओ माय बैड, रिलोकेशन कॉस्ट ऐड नहीं होगी जी, ये मैंने गलत लिख दिया। अलोकेटेड ओवरहेड प्लस टेक्निकल प्रोफेशनल फीस, एम्प्लॉय सैलरी, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, प्लस नेट कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग,
तो ये बनकर आता है आपका टोटल कॉस्ट। अब देखो भाई, जिसको रट्टे लगाने हैं तो वो इसके रट्टे लगा ले, जिसको ध्यान से समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि सर कभी फंसे ही ना कि भाई साहब कब ऐड करना है, कौन सी कॉस्ट को क्यों ऐड करना है और क्यों ऐड नहीं करना, और कब ऐड करना है कब ऐड नहीं करना, वो मेरी बात जरा ध्यान से सुने। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। अगर रट्टे लगाने हैं तो मैंने रट्टों का भी आपको अरेंजमेंट कर दिया है। जिसको कॉन्सेप्ट समझना है वो ध्यान से मेरी बात सुने। देखो दोस्त, हर एक एसेट का हर किसी के लिए यूज अलग है। ये कैमरे का यूज मेरे लिए अलग है, कोई फोटोग्राफर इसको यूज करेगा तो उसके लिए अलग है। मैं इससे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो इससे शादी की फोटोग्राफ खींचेगा। कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगा, उसके लिए कैमरे का यूज अलग होगा। इन लाइट्स का यूज मेरे लिए अलग है, मुझे ब्राइट लाइट चाहिए होती हैं ताकि अंधेरा ना दिखे। कोई और फोटो शूट कर रहा होगा, कोई फोटोग्राफर होगा या कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होगा, उनके लिए इनका यूज अलग होगा। ये टैबलेट का यूज मेरे लिए अलग है, किसी एंटरटेनमेंट वाले बंदे के लिए अलग होगा। जो कैमरे के आगे रील्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उनके लिए इन सब चीजों का यूज अलग होगा। तो हर एक एसेट का यूज हर एक इंसान के लिए अलग है। वो उस एसेट को उस लेवल पर लेकर आता है ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे मैं इस कैमरे को उस तरीके से उस लेवल पर यूज करके लेकर आया, इसके अंदर वो सब चीजें इक्विपमेंट इंस्टॉल करवाए जब मैंने इसको लिया, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। जैसे अभी ये कैमरा कैमरे की तरह नहीं, एज अ वेबकैम की तरह काम कर रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं तो मैंने इसके अंदर कुछ चीजें करवाई जिससे ये एज अ वेबकैम की तरह काम करे और मेरा काम बन जाए। तो मैंने इसका यूज अलग करा और मैंने इसके अंदर वो सब खर्चे करवाए ताकि ये मेरे यूज के हिसाब से काम करे। ठीक उसी तरीके से जब कंपनियां एसेट खरीदती हैं तो हर एक का इंटेंशन उस एसेट को इस्तेमाल करने का अलग है ना भाई। किसी का अलग है, किसी का अलग है। तो जब तक वो एसेट उस कंडीशन, उस लोकेशन तक नहीं पहुंच जाता जैसा उस इंसान को चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, तब तक उस एसेट में होने वाली सभी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्टिविटीज की कॉस्ट ऐड होती है। उसके अलावा सारी कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती है। सर ये क्या बोल दिया आपने, कुछ समझ नहीं आया? तो सुनो, सबसे पहले समझो रेडी फॉर यूज का मतलब क्या होता है। रेडी फॉर यूज होता है कि एन एसेट इज रेडी, दैट इज इन द location oblique condition as intended by मैनेजमेंट। तो भाई मैनेजमेंट को जैसी वो एसेट चाहिए होती है उस कंडीशन लोकेशन तक उस एसेट को लाने के लिए खर्चा किया जाता है। तो उस एक्टिविटीज करी जाती हैं। उन सभी एक्टिविटीज, जब तक वो सारी एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो एसेट रेडी फॉर यूज नहीं होती। मैंने ये लैपटॉप लिया, उस भैया ने मुझे बोला कि अगर आप पायरेटेड विंडोज चलाओगे तो जो सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं वो नहीं चलेंगे। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो आपको ओरिजिनल विंडोज खरीदनी पड़ेगी जो 10,000 रुपए की आएगी। 50,000 रुपए का लैपटॉप था और मैंने कहा अच्छा अगर मैं ये विंडोज नहीं डलवाऊंगा तो मेरा काम ही नहीं बनेगा। जिस यूज के लिए मैं इसको ले रहा हूं मैं वो कर ही नहीं पाऊंगा, वो सॉफ्टवेयर एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे। तो मुझे 10,000 रुपए का एडिशनल विंडोज पे खर्चा करना पड़ गया। तो वो क्या हो गया, इस एसेट को, इस लैपटॉप को रेडी फॉर यूज करने की एक एक्टिविटी हो गई और जिसकी कॉस्ट क्या है 10,000। हेंस वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी, हेंस वो इस लैपटॉप की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को ये कीबोर्ड इसका अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कहा कि लाइटों वाला कीबोर्ड होना चाहिए, इसको निकालो दूसरा कीबोर्ड लगा के दो, तो वो एक्टिविटी इसको रेडी फॉर यूज करने के लिए नहीं थी। वो कीबोर्ड अगर ना भी लगता तो भी एसेट मेरी इंटेंशन के हिसाब से रेडी था। तो उस कीबोर्ड की कॉस्ट, क्योंकि वो एसेट को पीपी की डेफिनेशन को सेपरेटली क्लासिफाई नहीं कर रहा, तो वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या फिर मैं ये बोल दूं इस लैपटॉप के अंदर तो ऐड नहीं होने वाला, अलग से दिखे तो दिखे लेकिन इस लैपटॉप के अंदर ये वो ऐड नहीं होने वाला। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि आप जब उस एसेट को रेडी कर रहे हो तो आप अलग 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 तरीके की एक्टिविटीज करते हो अपने हिसाब से, जैसी वो एसेट आपको चाहिए।
तो वो सभी एक्टिविटीज की जो कॉस्ट आती है वो ऐड होती है। जब मैंने ये स्टूडियो बनाया तो मैंने किसी टेक्निकल बंदे को बुलाया जो टेस्ट कर सके कि वीडियोस की क्वालिटी क्या रहेगी, क्या वीडियोस की क्वालिटी अप्रोप्रिएट रहेगी या नहीं रहेगी, क्या जिस हिसाब से मुझे चाहिए 4K लेवल पे उस पर रहेगी या नहीं रहेगी। वो सब चीजें मैं चेक नहीं कर सकता था, वो आया उसने चेक करा। वो चेक करना जरूरी था ताकि ये स्टूडियो रूम क्रिएट हो सके, तो देयरफॉर उसकी कॉस्ट मैंने इन सब एसेट के अंदर ऐड कर रखी है। उसी तरीके से अगर मैं कोई इनकम जनरेट कर दूं, मैंने एक कार पार्किंग बनवानी है 13 लेवल पे, ग्राउंड फ्लोर की बन गई है, अभी प्रॉपर नहीं बनी है लेकिन फंड फाउंडेशन तैयार हो गई है, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं कार पार्किंग, गाड़ियों को क्या दिक्कत है। मैंने एक बंदे को बिठाया और मैंने कहा कि यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग लगेगी, ये आपकी गाड़ियां देखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम जनरेट हो गई, तो वो इनकम मेरी बिल्डिंग में से माइनस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग को बनाने की इंटेंशन क्या थी? कार पार्किंग, और एक्टिविटी भी उससे रिलेटेड ही है, हेंस वो माइनस हो जाएगी। हेंस वो उसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि मैंने कार पार्किंग चेक करने के लिए कही कि हाँ भाई कितनी गाड़ियां आ जाएंगी, क्या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितना वो रहे हिसाब किताब रहेगा, और अभी बिल्डिंग अंडर प्रिपरेशन थी तो वो कार पार्किंग की कॉस्ट माइनस हो जाएगी। बट अगर मैं ऑफिस बनवा रहा हूँ और मैंने वैसे ही कार पार्किंग के लिए दे दी, मैंने कहा जब तक ऑफिस नहीं बन रहा कुछ इनकम आ जाएगी, तो क्या वो एक्टिविटी जरूरी थी ऑफिस की बिल्डिंग बनाने के लिए? नहीं, वो जरूरी नहीं थी। तो उससे आने वाली इनकम कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। मैंने प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद मुझे टेस्टिंग करनी थी कि ये डिजायर्ड आउटपुट, ये पेन जो बना रहा है, ये डिजायर्ड आउटपुट बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये उस तरीके से बना रहा है या नहीं बना रहा, उस क्वालिटी का बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हमने रॉ मटेरियल डाला, माल बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हमने स्क्रैप में बेच दिया। तो जो माल की कॉस्ट थी वो भी ऐड हो जाएगी, और जो स्क्रैप की इनकम थी वो लेस हो जाएगी। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो हर एक वो कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है, इन सभी कॉस्ट को पता है क्या बोलते हैं? इन सभी कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इन सभी कॉस्ट को बोलते हैं। तो वो सभी कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, वो सभी की सभी यहाँ पर पे ऐड होकर चली जाएंगी। जैसे कि ट्रेड डिस्काउंट, तो चलो आपको नेट कॉस्ट जो आपको पड़ी वो हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, भाई कैमरा अगर दुकानदार के पास पड़ा रहता तो मेरे किसी काम ना आना था, तो मेरे को अपने काम में लाने के लिए उसको स्टूडियो में लाना जरूरी था, देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दिया। लेकिन अगर मैं ये स्टूडियो शिफ्ट करा दूं, यहां से कहीं और शिफ्ट कराऊं, कोई बड़ा स्टूडियो लूं और फिर उसको शिफ्टिंग का खर्चा करूं, रिलोकेशन का खर्चा करूं, तो वो इस कैमरे की, इस लाइट की, इस टैबलेट की इंटेंडेड यूज की एक्टिविटी नहीं है, वो तो मेरे बिजनेस का यूज है कि अब मैं बड़ा स्टूडियो चाह रहा हूं। तो देयरफॉर वो वाली रिलोकेशन की कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी, वो रिलोकेशन की कॉस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अलोकेटेड ओवरहेड, अगर कोई डायरेक्टली एलोकेटेड, जब आप एसेट को कंस्ट्रक्ट करते हो, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हो, तो डायरेक्टली ओवरहेड की कॉस्ट आती है, वो मैंने यहीं लिखवा दी। कोई टेक्निकल, जैसे मैंने बंदे को बुलाया, कोई अगर मैं एम्प्लॉय रखता जो स्पेसिफिकली इस स्टूडियो के लिए काम करता है, मैंने कोई बंदा रखता जो क्या कहते हैं, क्या एग्जांपल लिया जाए, मैं कोई पर्सन रखता जो जो मेरी किसी पर्टिकुलर एसेट को बनने के लिए स्पेसिफिकली उस पर अपनी पूरी 100% अटेंशन देता, तो उसकी कॉस्ट भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग पे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। साइट प्रिपरेशन की कॉस्ट, के भाई कोई प्लांट बना रहे हो, प्लांट को बनाने के लिए पहले साइट बनानी पड़ेगी। बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने एक लैंड लिया था ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए, वो लैंड सही कंडीशन में नहीं था, उस पर बिल्डिंग नहीं बन सकती थी, तो पहले मलबा हटवाना था, बाकी सारी कॉस्ट इनकर करनी थी। तो वो सारी एक्टिविटी उस बिल्डिंग के लिए जरूरी थी, इंटेंडेड यूज के लिए जरूरी थी, उसको उस इंटेंडेड यूज तक लाने के लिए जरूरी थी, देयरफॉर कॉस्ट जो होगी वो ऐड हो जाएगी। और टेस्टिंग की कॉस्ट तो मैंने आपको बताया ही, वो ऐड हो जाएगी। तो दीज आर द कॉस्ट एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट फटाफट से लिख लेते हैं। तो रेडी फॉर यूज का मतलब ये होता है, फिर मैंने आपको कहा एनी एक्टिविटी that occur to get the asset ready for use, then cost of such activity shall be added net of any income, net of any income। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए टेस्टिंग, भाई अगर आप कोई टेस्टिंग करवाते हो तो उसकी कॉस्ट जो है नेट ऑफ एनी इनकम जो है वो ऐड होकर चली जाएगी। फिर उसके बाद
एनी एक्टिविटी, एनी अदर एक्टिविटी लिख दो, एनी अदर एक्टिविटी डन ऑन एसेट कॉस्ट शैल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली जाएगी। यही मेन कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, फिर जब सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये मैं जो आपको बोला है वो किस तरीके से अप्लाई होगा। पॉइंट नंबर बी, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। अगर आप एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट कराते हो तो आप लगाओगे डायरेक्ट मटेरियल, आप लगाओगे डायरेक्ट लेबर, लेबर का खर्चा करोगे, आप करोगे वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा, और आप करोगे फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा, और ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग का खर्चा। और इससे आपके निकल कर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है, कॉस्ट ऑफ एसेट। डीकमीशनिंग की बात ना एक ही पॉइंट में कर लेंगे, जिसमें चेंज इन डीकमीशनिंग और वो सब चीजें जो हैं वो भी मैं आपको वहीं करवा दूंगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी ये निकल कर आ जाएगी। पॉइंट नंबर सी, अगर आप एक्सचेंज करते हो एसेट को, इफ एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज, अगर आप एसेट का आदान प्रदान करते हो, एक्सचेंज करते हो कि भाई आपने कहा कि सर आप अपना कैमरा दे दो और हमारा कैमरा ले लो, या हमारे पास भी एक कैमरा है आप हमारा कैमरा, अपना टैबलेट दे दो, हमारे पास भी आईपैड है, आपके पास सैमसंग का टैबलेट है, आप हमारा टैबलेट ले लो, हम आपका टैबलेट ले लेते हैं, हमें बड़ी स्क्रीन की जरूरत है। तो उसे क्या बोलेंगे? मैंने जो टैबलेट आईपैड एक्वायर करा बाय वे ऑफ एक्सचेंज एक्वायर करा। उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है, चेक कमर्शियल सब्सटेंस। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है या फिर नहीं है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो आप यूज करते हो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, या फिर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, विच एवर इज मोर रिलायबल। चलो मोर लिख देते हैं, विच एवर इज मोर रिलायबल। और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आप यूज करते हो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप if information about reliability is not given, then use following preference। तो आपको कौन सी प्रेफरेंस यूज करनी होती है? नंबर ए, नंबर ए, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन, नंबर बी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, नंबर सी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो आप ये हायरार्की या प्रेफरेंसेस को फॉलो करोगे अगर आपको रिलायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, लिखो जरा एग्जांपल। केस नंबर 1 2, या नहीं केस नहीं,
ऐसे लिखो, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन कितनी है, 1 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ सॉरी दिमाग चल गया मेरा, एसेट गिवन, उसकी बुक वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू। बुक वैल्यू है 1 लाख की और फेयर वैल्यू है 1,20,000 की। एसेट रिसीव्ड, रिसीव्ड की बुक वैल्यू है 1.5 लाख की और उसकी फेयर वैल्यू है 1,60,000। 1,60,000 की उसकी फेयर वैल्यू है। मुझे जरा एक बात सोच के बताओ, अज्यूम, अभी कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब भी बताता हूं। इज देयर, मुझे जरा एक बात का मतलब बताओ, अगर एसेट, मैं खाली गिवन की बात करूं, तो आपको मोटे मोटे तौर पे 20,000 का फायदा हो चुका है। आपको मोटे मोटे तौर पे 20,000 का फायदा हो चुका है, क्योंकि आपकी जो एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख, उसकी आज के दिन फेयर वैल्यू कितनी है, 1,20,000। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि आपको मोटे मोटे तौर पे 20,000 का फायदा हो चुका है। आपने 1,20,000 की एसेट दी और 1,60,000 की एसेट ले ली और यहां से आपको 40,000 का फायदा हो चुका है। कमर्शियल सब्सटेंस है का देसी अनुवाद समझ लो कि कमर्शियल सब्सटेंस है का देसी अनुवाद ये है, इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन आपने करी है वो आपने बिजनेस सेंस में करी है। वो आपने इसलिए नहीं करी कि आप अपनी बुक्स के अंदर कुछ छेड़ाखानी करना चाहते थे, वो आपने इसलिए करी है क्योंकि आपको एक्चुअली में बिजनेस सेंस नजर आया उस ट्रांजैक्शन में और आपको फायदा दिखा, आपने इसलिए करी है। तो अगर मैं कह रहा हूं कमर्शियल सब्सटेंसेस देयर, इसका मतलब ये जो एसेट के अंदर एक्सचेंज हुआ है ये किस लिए हुआ है, क्योंकि वहां पर बिजनेस सेंस थी, दोनों पार्टीज को कोई ना कोई फायदा नफा नुकसान था, फायदा था इस ट्रांजैक्शन से, तभी ये ट्रांजैक्शन करी गई है। ठीक, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू भी मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले वैल्यूज समझ लो। तो भाई साहब 1 लाख रुपए की आपकी एसेट थी जिसकी आज की वैल्यू 1,20,000 हो गई है, तो यानी कि 20,000 से आपकी एसेट की वैल्यू जो है वैसे ही आपको फायदा मिल चुका है। 20,000 का फायदा तो आपको वैसे ही है फेयर वैल्यू गेन का। फिर आपने 1,20,000 की चीज 1,60,000 में तब एक्सचेंज कर ली। भाई आपने जो चीज दी वो 1,20 की थी और जो चीज ली वो चीज 1,60 की थी, तो यानी कि 40,000 का आपको फायदा हो गया। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई साहब अगर आपको ये पूरा पूरा श्योर है कि ये 1,60 की वैल्यू सही है, तब तो आप कितना गेन बुक करो, 60,000 का गेन बुक करो। तो आप एंट्री क्या करोगे, अप टू एसेट गिवन, वो हमेशा दिखाओगे बुक वैल्यू पे, ये ऑलवेज बुक वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई भी एसेट अगर आपकी बुक से निकलेगी तो वो किस पे निकलेगी, वो ऑलवेज बुक वैल्यू पे निकलेगी, वो ऑलवेज बुक वैल्यू पे ही निकलेगी। तो जो एसेट गिवन अप है वो हमेशा 1 लाख पे ही आएगी, कि जो एसेट मेरी जा रही है वो किस पे जाएगी, वो बुक वैल्यू पे जाएगी। मुद्दा इस चीज का है कि आप नई एसेट कितने पे दिखाते हो, क्योंकि उसी से गेन लॉस हिल जाएगा। तो न्यू एसेट रिसीव्ड डेबिट। अब या तो अगर आपको ये भरोसा है कि ये 1,60,000 एकदम टिच नंबर है, हमने भाई साहब सभी वैल्यूअर से चेक कराया, इस पे पूरा विश्वास है, तो वो कहते हैं कि 1,60,000 यूज करो, क्या दिक्कत है, और आप गेन बुक करो P&L अकाउंट के अंदर 60,000 का गेन बुक करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 60,000 का। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं साहब इस पे जरा विश्वास कम है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि ये सामने वाले की एसेट की वैल्यू कितनी है, हमें सारे एट्रीब्यूट्स नहीं पता, तो लेकिन हमें अपनी के तो पता ही होंगे क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस हैं। तो वो कहते हैं कि आप नई एसेट को किस पे दिखाओ, 1,20,000 पे दिखाओ। अगर ये रिलायबल नहीं है तो तभी मैंने आपको लिखवाया विच एवर इज मोर रिलायबल, दोनों में से जोन से भी ज्यादा रिलायबल है। और यदि इंफॉर्मेशन ही नहीं पता कि कौन सी रिलायबल है कौन सी नहीं है, तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी, ऑलवेज 1,20,000 ही यूज करनी पड़ेगी। और 1,60,000 तो ये हो गया। अगर
वहां रिलायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप क्या यूज करोगे 1,20,000। बट अगर 1,60,000 ज्यादा रिलायबल है, ये वाली ज्यादा रिलायबल है, तो क्या यूज करोगे 1,60,000। उसने बोला कि भाई साहब 1,60,000 इज नॉट रिलायबल, तो आप कौन सी यूज करोगे 1,20,000। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, सब्जेक्ट टू कमर्शियल सब्सटेंस अभी चल रहा है, ठीक, तो कमर्शियल सब्सटेंस है, उसने कहा 1,60,000 इज मोर रिलायबल, यूज 1,60,000। उसने कहा 1,60,000 इज नॉट रिलायबल, यूज 1,20,000। उसने कहा आई डोंट नो अबाउट रिलायबिलिटी, उसने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी, तो आप क्या करोगे, तो ऑलवेज यूज फर्स्ट 1,20,000। अगर ये नहीं गिवन, 1,20,000 गिवन ही नहीं है, तो 1,60 गिवन होगा, फिर 1,60 यूज करो। अगर 1,60 भी नहीं गिवन, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 1,00,000 यूज करो और गेन एंड लॉस कितना दिखाओ 0। गेन एंड लॉस कितना दिखाओगे 0। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, इफ नो कमर्शियल सब्सटेंस, देन आप क्या एंट्री करते, तो आप कहते हैं न्यू एसेट डेबिट टू एसेट गिवन अप, कितने से, बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। क्योंकि आपको कोई भी गेन लॉस नहीं देने देंगे, क्योंकि आप अपनी किताबों से क्या कर रहे हो, आप अपनी किताबों से छेड़खानी कर रहे हो, इसलिए आपका गेन लॉस क्या करवा देंगे, आपका गेन लॉस रिस्ट्रिक्ट करवा देंगे। मैं जरा पानी पी लूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको ना नोट से भी पढ़वा दूंगा, ताकि जब आप खुद से नोट्स पढ़ो तो आपको ये ना लगे कि ये क्या नया चैप्टर कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो नोट्स भी ऑब्वियसली हम रेफर करा देंगे, लेकिन अभी मेरे साथ साथ लिखते चले जाओ, क्यों, ताकि हाँ ये भी दिलवा दूंगा, ये आपको ऐप पे मिल जाएंगे क्लास नोट्स के अंदर, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं। तो अभी बस सुनते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सचेंज वाला ये वाला पॉइंट आपका कवर हो गया। तो आप या तो एसेट को एक्सचेंज करोगे, या फिर एसेट खरीद के लाओगे, या फिर एसेट खुद से बनाओगे। ग्रांट वाला केस है, ग्रांट वाला केस लिखना है तो लिख लो, नहीं तो एएस 12 में तो कवर होगा ही होगा। एसेट रिसीव्ड बाय ग्रांट, तो आप उसको किस पे दिखाते हो, आप उसको दिखाते हो नॉमिनल वैल्यू पे। जैसे कि ₹1 आप उस पे किस पे दिखाते हो, नॉमिनल वैल्यू पे आप उस एसेट को दिखा करके चलते हो। जैसे कि ₹1 पे आप जैसे कि ₹1 पे, मान लो गवर्नमेंट ने मुझे लैंड दे दिया कि आप बच्चों को पढ़ाते हो, बड़ा पुण्य का काम करते हो, लो हमारी तरफ से लैंड पकड़ो और अपना बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोलो। अब वो लैंड था 100 करोड़ का और मुझे तो फ्री में मिल गया, तो क्या मैं अपनी एसेट को बुक्स में ना दिखाऊं, नहीं दिखाऊंगा तो गड़बड़ है। एसेट मेरे नाम पे है, बैलेंस शीट में आ नहीं रहा, तो ऑडिटर बोलेगा, वो कहेगा भाई आप तो गलत दिखा रहे हो, एसेट आपके नाम पे, आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे। 100 करोड़ का एसेट दिखाऊंगा तो भी गड़बड़ है, तो ऑडिटर बोलेगा कि भाई आप तो 100 करोड़ का एसेट दिखा रखा है, पैसा आपने ₹1 नहीं दिया। तो इसलिए वो कहते हैं ₹1 पे नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, ₹100 पे दिखा दो, तो शेयर होल्डर को भी लगेगा कि हाँ ₹100 क्या दिक्कत है, मतलब छोटा सा अमाउंट है, इट इज इमटेरियल। और बैलेंस शीट में भी दिख जाएगा कि कंपनी के नाम पे एक एसेट आ रहा है, लैंड आ रहा है, और ₹100 पे होगा, इमटेरियल है, और नीचे नोट डाल दो कि भाई गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक। तो इसलिए वो कहते हैं कि नॉमिनल वैल्यू पे दिखाओ। तो दिस इज हाउ आप अपने एसेट को मेजर करते हो। चलो हमने मेजरमेंट तक का पार्ट कर लिया, मुझे लगता है आप सवाल कर सकते हैं, बाकी के पार्ट हम उसके बाद करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा नोट्स पढ़वा दूं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो स्कोप हमने वहां नहीं लिखा, क्योंकि ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो क्लास नोट्स है उसका पर्पस समझो, कि कल को जैसे मान लो आपको रिवाइज करना है, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट की वीडियो अलग बना रहा हूँ। कभी कभार क्या होता है, एक बच्चे को होता है कि यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो एक वीडियो ऐसी हो कि पूरा क्लिक करा, कॉन्सेप्ट सारा का सारा रिवाइज हो गया, चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस का मन नहीं है, तो ये वीडियो चलाई, सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। क्लास नोट्स रेफर करे तो मेन कॉन्सेप्ट जो है आपके रिवाइज हो गए। बिकॉज ऑफ फास्ट ट्रैक बैच
हमने यही अप्रोच अपनी रखी हुई है कि जो क्लास नोट्स हैं उसमें मेन मेन चीजें जो हैं आपके आगे कि हाँ इनसे सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार दिमाग में आने जरूरी है। स्कोप का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी तरीके से एक वीडियो कॉन्सेप्ट वाली सेपरेट है कि भाई साहब हाँ आज मुझे ये रिवाइज करना है, तो कॉन्सेप्ट पे क्लिक करा, धड़ 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 रिवाइज हो गया, कॉन्सेप्ट कानों में लगाया, हैंड फ्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वॉक करते करते सुन लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वॉक करते करते सुन लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, एग्जांपल्स के साथ सारी चीजें कवर हो गई, क्या दिक्कत है। ठीक, तो स्कोप की बात कर लेते हैं। स्कोप इन, तो स्कोप इन का मतलब है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं, कौन कौन सी चीजें स्कोप के अंदर इसके आती हैं। और स्कोप आउट का मतलब है कि क्या क्या चीजें एएस 10 के स्कोप में नहीं आती। तो पहली चीज ये सबसे पहले तो ये पीपीई पे लगता है, तो सबको पता है। बियरर प्लांट पे भी लगता है। बियरर प्लांट का मतलब क्या होता है? बियरर प्लांट का मतलब होता है आम का पेड़, या चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मैंगो ट्री, आम का पेड़। भाई अगर आप आम के पेड़ लगाने का बिजनेस करते हो, नींबू के पेड़ लगाने का बिजनेस करते हो, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस है, गर्मियां वैसे ही चल रही हैं, आपने कहा कि जमीन पड़ी है, खेत खलियान पड़े हैं, नींबू का पेड़ लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो वो जो नींबू का पेड़ होगा वो क्या होगा? बियरल प्लांट। क्यों बियरल प्लांट होगा? क्योंकि वो बियर कर रहा है नींबू, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बियर कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? बियरल प्लांट बोलते हैं। और बियरल प्लांट का क्या हो जाएगा आपके लिए? एक एसेट हो जाएगा और वो पीपी के अंदर कवर हो जाएगा। बट नॉट एप्लीकेबल टू प्रोड्यूस ऑफ बियरल प्लांट। तो भाई साहब वो मैंगोज पे नहीं लगेगा, वो नॉट एप्लीकेबल टू मैंगो, मैंगोज पे नहीं लगेगा। फिर एक ये लाइफ स्टॉक है, इसको आप काट भी सकते हो, वो एक्चुअली ना स्टैंडर्ड अंडर प्रिपरेशन है, तो वो इसलिए कह देते हैं कि जब तक नहीं प्रिपेयर होगा तब तक लाइफ स्टॉक एएस 10 में है। बाकी आप काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कोई अनदर अकाउंट, ये भी आप लाइन काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कोई भी बायोलॉजिकल एसेट, जैसे कि आपने नींबू के पेड़ के साथ आपने पोल्ट्री फार्म भी लगा रखा है, आपकी गायें भैंस बकरियां जो है वहीं पे चरती रहती हैं, तो वो आपके लिए एक तरीके से एसेट है। गायें आपको दूध देती है, दूध आप फिर डोलो में डाल के जगह जगह बेचते हो, तो गायें हो तो आपके लिए एसेट 12 महीने से ज्यादा चल रही है, यूज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी है। तो लेकिन वो एएस 10 के अंदर नहीं आती, ठीक है। तो गाय वगैरह जो है वो यहाँ नहीं आती। काओ, वेस्टिंग एसेट इंक्लूडिंग मिनरल राइट एक्सपेंडिचर ऑन एक्सप्लोरेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये उस जैसे कि आपने ऑयल रिग लगा रखा है, आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, ऑयल रिग, तेल के कुएं हैं आपके, तो जो उसके अंदर ऑयल रिग लग रखा है वो यहाँ पे नहीं आता। मीनिंग ऑफ बियरल प्लांट, बियरल प्लांट का मतलब क्या होता है भाई? आम के पेड़ का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं आम के पेड़ को आम का पेड़ होने के लिए 3 कंडीशन पूरी करना मांगता है। पहली कंडीशन क्या है? कि वो प्रोडक्शन और सप्लाई में यूज हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। तो ऑब्वियसली आम के पेड़ से आप मैंगो बना पाओगे, उगा पाओगे, सॉरी बना तो नहीं पाओगे, उगा पाओगे, तो यानी कि वो यूज हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक्सपेक्ट टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ। कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो एक बार अपना फ्रूट या जो भी जिस भी पर्पज से लगाए जाते हैं वो लगाते हैं, फिर वो ढह जाते हैं, तो वो फिर बियरल प्लांट नहीं है, क्योंकि वो 12 महीने से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और एसेट होने के लिए 12 महीने होना जरूरी है। तो एक्सपेक्ट टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ, मतलब आपने आम का पेड़ या नींबू का पेड़ लगाया, नींबू तोड़े, अपने नींबू बेचे, जब तक बेच के आया तब तक दूसरे नींबू भी लगने शुरू हो गए, और नींबू लगने शुरू हो गए, जैसे जैसे आप तोड़ते जा रहे हो वैसे वैसे वो लगते जा रहे हैं। तो और ये 12 महीने से ज्यादा तक सिलसिला चलता रहेगा, उसके बाद पेड़ जो है वो खराब हो जाएगा, तो वो बियरल प्लांट है। हैज रिमोट लाइक्लीहुड, रिमोट का मतलब क्या है? वेरी लो, कि भाई बहुत कम चांसेस हैं कि आप उसको बेच दोगे, बीइंग सोल्ड एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, के बहुत कम चांस है कि आप उसको बेच दोगे, एक्सेप्ट इंसिडेंटल स्क्रैप, के भाई आपने 20 पेड़ लगाए थे, एक पेड़ खराब हो गया, अब उसको बेचना ही पड़ेगा, अगर खराब हो गया तो लकड़ियां बेच देते हैं, कुछ तो पैसे आएंगे, तो इसका मतलब क्या वो बियरल प्लांट नहीं रहा क्योंकि आपने तो बेच दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट एज एन इंसिडेंटल स्क्रैप चलता है, ठीक है। तो बियरल प्लांट क्या नहीं है? प्लांट कल्टिवेटेड टू बी हार्वेस्टेड एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आपने पेड़ को लगाए पूरा एज ए पेड़ बेचने के लिए, आपने गेहूं उगाई, गन्ना उगाया, तो गन्ने का तो पूरा गन्ना ही बेच दोगे ना, तो वो फिर बियरल प्लांट नहीं है। प्लांट कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस व्हेन देयर इज मोर देन अ रिमोट लाइक्लीहुड दैट एंटिटी विल आल्सो हार्वेस्ट एंड सेल द प्लांट, अगर ज्यादा चांसेस है, और एनुअल क्रॉप जो है, अगर आप गेहूं वगैरह उगाते हो तो वो भी बियरल प्लांट नहीं है। पीपी का मतलब हमने देखा, पीपी का मतलब क्या होता है? कि वो एसेट, वो टेंजिबल आइटम, ये लिखा, वो टेंजिबल आइटम जो रखी गई है फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और फॉर रेंटल टू अदर, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो या तो प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज,
और का मतलब क्या है, या फिर रेंटल टू अदर्स, फिर से और का मतलब क्या है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा के लिए वो रखी गई है कि भाई आप उसका इस्तेमाल 12 महीने से ज्यादा करोगे। इफ एन आइटम इज एक्वायर्ड फॉर कंप्लाइंग विद लॉ और फॉर सेफ्टी रीजन देन दिस आल्सो कंसीडर एज अ पीपी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फैक्ट्री में लगा फायर एक्सटिंग्विशर। भाई फैक्ट्रीज के अंदर आग लगे उसको, उससे बचने के लिए रेड कलर का एक डब्बा लगाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अब उसका रोज थोड़ा ना लेबर उससे मजे ले रही है, हाँ आग लगी आग लगी, ऐसा तो रोज तो नहीं हो रहा, लेकिन वो तो लगा हुआ है। तो अब वो आपको बेनिफिट भी नहीं दे रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि वो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, ना तो प्रोडक्शन में ना गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। 12 महीने से ज्यादा के लिए है, लेकिन मेन जो ना तो एडमिन पर्पज से यूज हो रहा और ना ही रेंटल किसी को भाड़े पे भी नहीं दे रहे आप, तो क्या वो पीपी नहीं है? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी बाकी मशीन नहीं चल पाएंगी। आपने लॉ का कंप्लाई करने के लिए वो लगा रखा है, तो इसलिए अगर आपने कुछ ऐसा लगा रखा है जो कंप्लाइंस ऑफ लॉ है, तो वो माना जाएगा कि हाँ वो यूज इन द बिजनेस हो रहा है। इनिशियल रिकॉग्निशन आप कब करते हो एज एन एसेट का? जब आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं और आप कॉस्ट को मेजर कर सकते हो रिलायबली। मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको रेड कलर में भी हाईलाइटेड करा हुआ है कि अगर किसी को मेरी हैंडराइटिंग में दिक्कत हो तो वो इस रेड कलर के टेक्स्ट को पढ़ के भी अपना कॉन्सेप्ट फटाफट से रिवाइज कर सकता है। फिर इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम जैसे मोल्ड, टूल्स और डाई, अगर आप उनको एग्रीगेट करोगे डेफिनेशंस को लगाने के लिए, हर एक नट बोल्ट के ऊपर नहीं लगाओगे, ये पेच ये नट ये इस पे ना, एग्रीगेशन बेसिस पे करोगे। स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विस इक्विपमेंट, अगर वो डेफिनेशन मीट कर देते हैं पीपी की तो कंसीडर देम एज पीपी, अदरवाइज एएस दो। मैंने एक और टैबलेट भी रख रखा है क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई, माइक भी रख रखा है, कल को पता नहीं है ना चले खराब हो जाए तो क्या तो फिर दिक्कत है। एक सेकेंड, मेरे को ना चुभ रहा था बार बार। हाँ, तो मैंने एक एक्स्ट्रा माइक भी रख रखा है कि कल को ना चले तो क्लास के बीच में क्या करूंगा, तो इसीलिए अब वो यूज तो हो नहीं रहा इन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो एसेट है या नहीं है, आओ जरा देखे। क्या मैंने बेचने के लिए रख रखा है? नहीं, मैंने बेचने के लिए तो नहीं रख रखा। यूज तो मैं उसको यही करूंगा। अभी यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसका यूज पड़ नहीं रहा, लेकिन मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं उससे सर्विसेज ही दूंगा, हेंस वो क्या है, पीपी। तो दिस इज हाउ यू क्लासिफाई स्टैंड बाय इक्विपमेंट। फिर मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इन केस ऑफ परचेज ऑफ पीपी, अगर आप परचेज करते हो तो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग क्रेडिटेबल टैक्सेस लेट ट्रेड डिस्काउंट। फिर मैंने सीधा लिख दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, रट्टे वाला जुगाड़ मैंने आपको है उस वहां लिखवा रखा है। और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एनी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, बोले तो ready for use, बोले तो रेडी फॉर यूज। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डीकमीशनिंग लायबिलिटी और डीकमीशनिंग कॉस्ट, तो आ जाती है आपकी कॉस्ट ऑफ पीपी। रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी सीजेस, ये कब रुक जाता है, जब आइटम रेडी हो जाती है उस लोकेशन और कंडीशन तक। ऑब्वियसली ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया, ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि भाई साहब कोई भी एक्टिविटी जब तक वो उस एसेट को रेडी फॉर यूज बनाने तक के लिए हो रही है तब तक उसके अंदर जो है कॉस्ट एडेड होती रहेगी, और जब वो एसेट रेडी हो जाएगी तो वो कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुक जाएगी। कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। जरा आप लॉजिक लगा के सोचो, क्या लॉसेस का होना इज नॉट इंपॉर्टेंट टू गेट the asset ready for use? तो therefore लॉसेस को आप कहां डाल देते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डाल देते हो। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग shall become part of the cost of PP less any income, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि टेस्टिंग की कॉस्ट जो है वो पीपी के अंदर चली जाती है। इफ द प्रोसेस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट द एसेट रेडी देन एनी इनकम और कॉस्ट इनकर्ड shall be charged to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेफर्ड क्रेडिट शैल बी कंसीडर्ड एज अ बोरोइंग कॉस्ट। वो कहते हैं भाई डेफर्ड क्रेडिट का मतलब क्या है कि आपने इंटरेस्ट पे करा है, तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, बोरोइंग कॉस्ट। तो आपको क्या लगाना पड़ता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 लगा करके चलना पड़ता है। अगर आपने एसेट को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा है
तो क्या होगा, तो मटेरियल, लेबर, फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ रिस्टोरेशन, डीकमीशनिंग, बोरिंग कॉस्ट और वो सब लग करके चलेगा। अगर आपने एसेट को एक्सचेंज करा है तो क्या होगा, अगर ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, ट्रांजेक्शन के पास कमर्शियल सब्सटेंस है, तो कॉस्ट ऑफ सच पीपी इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप अनलेस द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज मोर रिलायबल। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सिंपल, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड विच एवर इज मोर रिलायबल, जो भी ज्यादा रिलायबल होगी। ट्रांजेक्शन हैज नो कमर्शियल सब्सटेंस, तो ट्रांजेक्शन लैक कमर्शियल, अच्छा आगे तो पढ़ा ही नहीं। If information about reliability is not available, then the following order preference for recording PP shall be followed. पहला fair value of asset given up, दूसरा fair value of asset received, तीसरा WDV of asset given up only। तो यही तीन प्रेफरेंस हमने आपको वहां पर भी लिखा रखे हैं, और अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो आपको WDV of asset given up का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक, आई होप यहां तक आपको चीजों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं, सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, भाई अगर वो एक्सपेंडिचर डे टू डे है तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब भाई मेरे स्टूडियो में कभी कोई वायर खराब हो जाती है, कभी कनेक्टर खराब हो जाता है, तो वो मैं कैपिटलाइज थोड़ा ना करता हूँ, तो डे टू डे के खर्चे हैं, तो मैं कहाँ डाल देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल देता हूँ। लेकिन अगर आपने कोई पार्ट रिप्लेस कराया है, कोई मेजर ओवरहॉल कराया है, तो इसकी कॉस्ट देन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज, तो इसकी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। एंड बुक वैल्यू ऑफ अर्लियर पार्ट shall be de-recognized, वो आपको हटाना पड़ेगा। तो यानी कि आप कैसे लिखोगे, आप कहोगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ रिपेयर एड कॉस्ट ऑफ रिपेयर लेस बुक वैल्यू ऑफ अर्लियर रिपेयर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवाइज कॉस्ट ऑफ या रिवाइज बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इफ earlier repair, if book value of earlier repair cannot be determined, आप नहीं निकाल पा रहे, then it should be derived using current cost। In no case company can avoid the recognition of
कंपनी कैन अवॉइड द रिकॉग्निशन ऑफ अर्लियर रिपेयर। रिपेयर का मतलब मेजर ओवरऑल भी है। ये पता है बात क्यों बोली गई? ये बात इसलिए बोली गई कि कंपनियां खेल ना जाए। कंपनियां खेलती कैसे हैं सर? भाई मान लो मैंने कोई एसेट ली, मैंने कहा अरे 6 साल बाद, मान लो 15 साल की लाई थी, 6 साल बाद कहा कि भाई इसमें तो हर बार ये रिपेयर होगी ही होगी, हर 6 सालों के बाद ये रिपेयर हो गई होगी, तो ये कॉस्ट तो ऐड होगी क्योंकि ये जरूरी है, तो वो रिपेयर वाली कॉस्ट ऐड हो गई। अब जब मैंने ये क्या कहते हैं, मान लो ये कैलकुलेटर था, इसके अंदर रिपेयर करानी थी, अब जब मैंने ये लिया होगा तो उस बंदे ने जब इसका मतलब मुझे बेचा होगा तो उसने अपनी कॉस्ट निकाली होगी, फिर प्रॉफिट जोड़ा होगा, फिर मुझे बेचा होगा, तो उसने जो अपनी कॉस्ट निकाली होगी उसके अंदर वो वाली रिपेयर करवा के दी होगी ना, जो जरूरी है हर 6 साल बाद, वो इसके अंदर करवा के दी होगी, तभी उसने मुझे बेचा होगा। अब मैंने मान लो ये क्या कहते हैं 1000 रुपए का कैलकुलेटर खरीद रखा था, 6 सालों के बाद रिपेयर हुई 200 रुपए की, तब वैल्यू थी, बुक वैल्यू थी इस कैलकुलेटर की 800 रुपीज की, फिर 200 और जोड़ दिए, फिर उसके बाद 6 सालों बाद फिर वैल्यू हुई 600 रुपए की, फिर 300 रुपए की रिपेयर कराई, 300 और जोड़ दिए, और मैं ऐसे करके डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लेता गया और खर्चे को P&L में डालने से बचता गया। तो उन्होंने कहा साहब ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इसीलिए वो बोले कि आप मान लो आपने यहाँ पे एसेट परचेज करी, अब आपने यहाँ पर क्या कराई, यहाँ पर कराई रिपेयर, तो जो भी बुक वैल्यू आ रही है आपकी उसके अंदर आप ऐड करो रिपेयर को और लेस कर दो अर्लियर बुक वैल्यू को। उसको लेस कर दो ताकि जो आपकी पुरानी बुक वैल्यू चलती आ रही है वो यहां से निकल जाए और आपको डेप्रिसिएशन का एक्सेस ना लेने लग जाओ आप। और इससे ट्रू एंड फेयर भी दिख रही है एसेट, अगर आप देखो तो भाई आज के दिन मेरी एसेट इतनी है क्योंकि जो पुरानी रिपेयर की वैल्यू थी वो मैंने हटा दी, तो आज के दिन ये रिपेयर करवाने के बाद मेरी एसेट की वैल्यू इतनी है, तो हेंस वो ट्रू एंड फेयर भी दिख रही है। ठीक। आओ, अगर डे टू डे सर्विसेज है तो वो कहाँ चली जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है? वो कैपिटलाइज होती है इफ दे मीट द क्राइटेरिया। द कैरिंग वैल्यू ऑफ ओल्ड रिप्लेस पार्ट और प्रीवियस रिपेयर वो आपको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है डिटरमाइन करना, तो करंट कॉस्ट को एस्टिमेट मानो एज एन इंडिकेशन। ठीक। द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस इन्वेक्शन लेस डेप्रिसिएशन फॉर द परचेज टू द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर आपको ये निकालनी है कि बुक वैल्यू ऑफ अर्लियर रिपेयर क्या है, बुक वैल्यू ऑफ अर्लियर रिपेयर क्या है, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है जब आपने परचेज करी थी तब रिपेयर की, जो आपने एस्टिमेट करी होगी करंट कॉस्ट से, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट। वो आप माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू ऑफ रिप्लेस पार्ट निकल के आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट ऑफ रिप्लेस पार्ट नहीं निकाल पा रहे किसी वजह से कि भाई साहब हमें नहीं पता होगा, क्योंकि ना एक सवाल भी है जिसके अंदर आपको निकालना होता है, तो आपको वो कैसे निकालोगे? जिस दिन आप रिपेयर कर रहे हो, जैसे यहां पर आपके पास ये वाली कॉस्ट अवेलेबल होगी, करंट कॉस्ट, ये आपके पास अवेलेबल होगी, और वो आपको सवाल के अंदर एक डिस्काउंट रेट भी दे करके चलेगा। तो आप जो करंट कॉस्ट वो आपको देगा डिवाइडेड बाय 1 बाय वो डिस्काउंट रेट की पावर पीरियड। ये सवाल के थ्रू भी समझेंगे तब बेटर तरीके से समझ में आएगा, फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। बट अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप ये वीडियो उस सवाल के बाद देखोगे तो आपको समझ याद आ जाएगा कि हाँ ये उस सवाल की बात कर रहे हैं और ये उस बात की बात कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला थोड़े ना है। बट अभी के लिए इसको इसी नजर से देख लो कि भाई साहब अगर रिप्लेस पार्ट की करंट कॉस्ट वो निकालने के लिए बोलेगा तो हम कैसे निकालेंगे? करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय वन प्लस रेट की पावर पीरियड, 1 प्लस रेट की पावर पीरियड। जरा मैं पानी पी लूं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। आओ जरा, क्या मैं सोच रहा हूँ चलो इसका ना एक एग्जांपल कर ही लेते हैं, मेरा मन सा नहीं मान रहा। एग्जांपल, ए लिमिटेड
परचेज एन एसेट फॉर रुपीज 100 lakhs. Life of asset is 10 years. After 4 years, asset, an old part of asset, require replacement. Current cost of old part is rupees 25 लाख, 25 लाख रुपए का अभी है। ए लिमिटेड does not recognize, A Limited does not recognize earlier cost of replaced part separately. Solution. अच्छा, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट बोले तो डिस्काउंट रेट भी हो सकता है, इस 10%। सॉल्यूशन, आओ जरा बात करें सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन तो भाई मुझे जरा एक बात बताओ, ये 10 साल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉस्ट कितने की थी, 100 lakhs की, ठीक है। जो वो पार्ट था उसकी कॉस्ट आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है 1 2 3 4, यहां पर उसकी कॉस्ट कितनी है, 25 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है। अब भाई 10% से महंगाई बढ़ रही है, 10% से महंगाई बढ़ रही है। कल जो सेब 100 रुपए किलो थे, 1 साल के बाद वो 110 रुपए किलो हो गए हैं। आपको पता है सेब 110 रुपए किलो हो गए हैं, क्योंकि महंगाई 10% से बढ़ रही है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर उस पार्ट की कॉस्ट यहां पर x थी, तो x 1 साल बाद 1.1x हो गया होगा, फिर अगले साल उसका 1.1, फिर अगले साल उसका 1.1, फिर अगले साल उसका 1.1, और फिर जाके आज कितना हुआ, 25 लाख रुपए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 25 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4। देखो जी अपना फॉर्मूला, करंट कॉस्ट डिवाइड बाय 1 प्लस रेट की पावर पीरियड, बन गया फॉर्मूला। बताओ क्या कोई ये फॉर्मूला है? मेरा ना मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा यार ऐसे ही पढ़ दिया, बच्चे पता नहीं परेशान ना हो जाए, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल करा दिया। मेरा मन नहीं मान रहा था, मेरे से रटवाया नहीं जाता, दिक्कत ही यही है, मेरे से रटवाया नहीं जाता। मैं आपको ये नहीं कह के भेज सकता कि ये फॉर्मूला कर देना, यही लगा देना, इसके अंदर फिगर हो जाएगी, ना ना ना, मेरे से ऐसे नहीं होता, फिर बेकार है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो द पॉइंट इज के साहब, हमने यहाँ पर एक्स अगर की खरीदी होगी और वो 10% से ग्रो कर रहा है, महंगाई है, तो आज वो 25 लाख का हो गया होगा। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या है, जरा मेरे साथ निकालो। 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 ग्रैंड टोटल, सॉरी ग्रैंड टोटल होना आएगा 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 इंटू 25 लाख, तो वो आ रहा है 17,07,534 रुपए। ये आ रहा है 17,07,534 रुपए। तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17,07,534। तो जब आपने फर्स्ट ईयर के अंदर यहां पर यहां पे ऐसे लिख दो, पार्ट की वैल्यू थी 17,07,534, बैलेंस वैल्यू कितनी होगी यार, 100 लाख की जगह वो कर दूं क्या, 20 लाख, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा।
इसको 20 लाख कर लो। 20 में कम आएगा, 17 सॉरी 30 कर लो। बैलेंस कितना आएगा? 30 लाख माइनस 17,07,534, तो 12,92,466, और टोटल आएगा 30 लाख। आपने फिर इसको 30 को डिवाइड करा 10 से, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो गया 10 से और ये भी डिवाइड हो गया 10 से, और आपने 3 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दिया। इसका मतलब आपने इस कंपोनेंट पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करा? 170753, और इस कंपोनेंट पे कितना करा? 129246, और टोटल कितना आ गया? ये 3 लाख रुपीज। तो कितने सालों तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा? 4 सालों तक। तो ये भी 4 सालों तक हुआ, ये भी 4 सालों तक हुआ। तो बताओ 170753 इंटू 4, तो ये हुआ ₹6,83,012, और ये हुआ 129,246 इंटू 4, ₹516,984 प्लस 683,012 प्लस 4, हाँ तो 12 लाख रुपए आ गया ये। इसको 8 कर लो, 12 लाख रुपए आ गया ये, ठीक। तो 4 सालों को, मान लो ये 4th ईयर है। अब कोई पूछे कि बताओ कंपोनेंट की बुक वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे 17 में से 6 का तो डेप्रिसिएशन लग गया, तो आप कहोगे 17,07,534, 17,07,534 में से 6,83,012 का तो डेप्रिसिएशन लग गया, तो बुक वैल्यू कितनी बची? 17,07,534 माइनस 6,83,012, तो बुक वैल्यू बची 10,24,522, 10,24,522 की करंट बुक वैल्यू बची इस 4th ईयर में। तो ये बुक वैल्यू आपको क्या करनी होती है? डी रिकॉग्नाइज करनी होती है। तो अगर मैं बोलूं कि 4th ईयर में एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो हम निकालेंगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट, कितनी आ रही है ऑन द डेट ऑफ रिप्लेसमेंट, तो 12 लाख का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 30 लाख माइनस 12 लाख, 18 लाख रुपए की वैल्यू आ रही होगी। इसमें आप कितना ऐड कर रहे हो? आप ऐड कर रहे हो 25 लाख रिप्लेस पार्ट का, और आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 10,24,522। 18 लाख प्लस 25 लाख माइनस 10,24,522, तो 32,75,478, ये आपकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि आप किस तरीके से वो निकालोगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मेरे को पानी पीने दो जरा। चलो जी, अब हम, अच्छा हम थे सब्सिक्वेंट, अरे ये क्या हो गया, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। तो सब्सिक्वेंटली जब आप एसेट को खरीद कर, जब आप एसेट को पहले आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपने कहा मुझे भविष्य में बेनिफिट मिलेंगे, याद रखना अगर भविष्य में बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो कोई एसेट नहीं है। एसेट वही है जिससे भविष्य का बेनिफिट मिले। अगर भविष्य का बेनिफिट नहीं मिल रहा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो कोई एसेट नहीं है, फिर आज ही P&L में डाल दो। ठीक है, तो आपने कब रिकॉग्नाइज करी? जब आपने कहा कि भविष्य का बेनिफिट मिलेगा, तो आपने बैलेंस शीट पे खरीदते वक्त एसेट दिखा दी। अब बैलेंस शीट की डेट आई 31 मार्च, हर एक 31 मार्च को बैलेंस शीट की डेट आई, तब आप कैसे दिखाओगे? इसका मतलब हो गया एट ईच बैलेंस शीट डेट।
एट ईच बैलेंस शीट डेट। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप कॉस्ट पे दिखाओ या फिर आप रीवैल्यूएशन पे दिखाओ। यदि आप एसेट को कॉस्ट पे दिखाते हो तो आप कैसे दिखाओगे? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अगर आप रीवैल्यूएशन पे दिखाते हो तो आप कैसे दिखाओगे? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, हो क्या खोलिए, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेस सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, अगर ये फेयर वैल्यू आपने 31 मार्च को ही निकाली है तो सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन आपका जीरो होगा। तो सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन क्या होगा? जीरो होगा अगर आपने 31 मार्च को निकाली है। मान लो आप फेयर वैल्यू 30 सितंबर को निकाल के बैठे हो, तो फेयर वैल्यू जो 30 सितंबर को थी माइनस 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट आपकी निकल करके आ जाएगी। आई होप आपको ये चीजें याद आ रही है। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट। आओ जरा, तो सब्सिक्वेंट अगर आप कॉस्ट मेजर करते हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट और माइनस इम्पेयरमेंट। फिर उसके बाद अगर आप रिवैल्यूएशन पे करते हो तो जो नेट बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एज कंपेयर टू द फेयर वैल्यू टू डिटरमाइन द, अच्छा लिखा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने आपको लिखवा दिया। रिवैल्यूएशन पे अगर आप करते हो तो जिस दिन आपने रिवैल्यूएशन कराई है माइनस सब्सिक्वेंट क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग, इसके दो तरीके हैं। एक है ग्रॉस बेसिस और एक है नेट बेसिस। एक है ग्रॉस बेसिस और एक है नेट बेसिस। ग्रॉस का मतलब क्या है? अच्छा, ग्रॉस को इंस्टीट्यूट एक नाम देता है रीस्टेटमेंट अप्रोच, और नेट को बोलता है एलिमिनेशन। ग्रॉस के अंदर आपको क्या करना होता है? पहला स्टेप, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज। ये कैसे निकालोगे? ये आप निकालते हो चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू into 100। स्टेप नंबर 2, इंक्रीज ग्रॉस ब्लॉक, इंक्रीज या फिर डिक्रीज, गिर भी तो सकता है, डिक्रीज ग्रॉस ब्लॉक by such percentage and increase or decrease accumulated depreciation by such percentage। खत्म। फिर उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन हो जाता है। एलिमिनेशन में आप क्या करते हो? आप एंट्री डालते हो सबसे पहली accumulated depreciation टू कॉस्ट ऑफ एसेट। फिर उसके बाद आप सेकेंड एंट्री डालते हो रीवैल्यूएशन की एंट्री, या वो गेन भी हो सकता है वो लॉस भी हो सकता है, रीवैल्यूएशन एंट्री। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ एसेट है रुपीज 1 लाख रुपीज की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इस पे 80,000 का, वैल्यू आ रही है 20,000 की।
फेयर वैल्यू निकाली तो फेयर वैल्यू आई इसकी 60,000। और केस नंबर 2 10,000। बस आपको अकाउंटिंग करनी है दोनों मेथड से। तो देखो, पहले करेंगे ग्रॉस। पहले परसेंटेज चेंज, बताओ कितनी वैल्यू चेंज हुई है 60,000 के केस में? 40,000। 40,000 पॉजिटिव है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 60 - 20, किसी को रट्टा लगाना हो तो 40,000 डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू 20,000 इंटू 100। तो 40 डिवाइडेड बाय 20 परसेंटेज 200%। केस नंबर 2 के केस में बताओ कितनी वैल्यू चेंज हुई है? 10 से 20,000 तो 10,000। अच्छा, कोई रट्टा लगाए तो भाई 10,000 - 20,000 तो -10,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100 तो ये आ जाएगा -50%। फिर उसके बाद दूसरा काम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो दो है। कॉस्ट ऑफ एसेट डेबिट 200% से। 1 लाख का 200% कर दो जी, 2 लाख रुपए। 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 का 200%, 1,60,000। 2, रीवैल्यूएशन गेन 40। टू रीवैल्यूएशन गेन 40,000। अगर आप केस नंबर 2 की एंट्री करना चाहो तो भाई उसके अंदर एसेट गिरी है, तो ऑब्वियसली ये वाली एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 50% से था तो 50,000 टू कॉस्ट ऑफ एसेट 50% से था, 80 का 50% करोगे तो 40,000 आ जाएगा। और अरे उल्टा लिख दिया, ये 40 होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80 था, ये 40 होगा और ये 50 होगा। डेबिट 10,000 में आ जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस। अगर आप एलिमिनेशन मेथड करते हो तो आप क्या एंटर डालोगे? एलिमिनेशन के लिए आप एंटर डालोगे, पहले जो एग्जिस्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे उड़ा दो। कितने का है? 80,000 का। तो 80,000 टू कॉस्ट 80,000। अब आपकी एसेट कितने पे आ रही है? 20,000 पे। अब 20 से कितने पे लेके जाना है? 60 पे। तो कॉस्ट डेबिट 40,000 टू रिवैल्यूएशन गेन 40,000। और अगर लॉस की एंट्री है तो क्या करोगे? रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट 10,000 10,000। तो दोनों केसों की एंट्री मैंने कर दी। भाई ये है आपका केस नंबर 1, ये है आपका केस नंबर 2। एलिमिनेशन के केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू कॉस्ट ये तो दोनों में होगी, ये केस 1 में भी होगी और 2 में भी होगी। और ये हो गया आपका केस 1 और ये हो गया आपका केस, ये हो गया आपका केस 2। अगली हेडिंग, ट्रीटमेंट ऑफ
रीवैल्यूएशन गेन और लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। जरा पानी पी लिया जाए, गला बड़ा सूख रहा है, गर्मी बड़ी है ना, क्या कर। तो देखो भाई, अगर आपने फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन करा है, पहली बार रीवैल्यूएशन करा है और गेन आ गया, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। और अगर लॉस आ गया तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं रेड पेन से लिख दूं, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर पहली बात के बाद जब भी कभी करोगे सब्सिक्वेंट, तो चेक करो लास्ट गेन और लॉस, उससे पहले गेन था या लॉस था। बोले तो कि भाई अगर गेन होगा तो वो रिजर्व में पड़ा होगा, लॉस होगा तो वो पी एंड एल में गया होगा, क्योंकि जो लॉस है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाता है। तो अगर उससे पहले गेन हुआ होगा तो वो रिजर्व में पड़ा होगा, लॉस हुआ होगा तो वो पी एंड एल में पड़ा होगा। एक सेकंड भाई। और अब आपको सब्सिक्वेंट भी गेन हो गया, पहले भी गेन था अब भी गेन था। गेन कहाँ गया होगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में गया होगा। ये भी कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा। लेकिन अब आपको लॉस हो गया, अगर अब आपको लॉस हुआ है तो ये वाला गेन कहाँ गया होगा, ये वाला गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व में गया होगा। अब जो आपको लॉस हुआ है वो पहले आप कहाँ से सेट ऑफ करोगे, वो आप पहले सेट ऑफ करोगे रीवैल्यूएशन रिजर्व से, और बैलेंस अगर कुछ बच गया तो डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर पहले आपको लॉस हुआ था तो कहाँ गया होगा, वो गया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और अब आपको क्या हो गया, गेन हो गया। अब आपको अगर गेन हुआ है तो आप क्या करोगे, जो अर्लियर लॉस था उतना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, और बैलेंस कहां डालोगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। और अगर अब पहले भी लॉस था फिर से लॉस ही आ गया तो कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं भाई। पहले करा था तो गेन आया था, गेन आया था तो कहां डाल दिया, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डाल दिया। कोई दिक्कत वाली एग्जांपल भी करेंगे, पहले समझ लो। रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर डाल दिया। फिर उसके बाद पहली बार जब करा था तो लॉस आ गया था, लॉस कहां डाला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला था। सब्सिक्वेंट, इसका मतलब इसके बाद कभी करा, सब्सिक्वेंटली करा, गेन आ गया। ओ सॉरी, सब्सिक्वेंटली करा और पहले भी कभी गेन आया होता तो ये वाला गेन कहां गया होगा, ये वाला गेन रिजर्व के अंदर गया होगा। तो यानी कि ये रिजर्व के अंदर गया होगा। अब अगली बार फिर से गेन आ गया तो कहां जाएगा, रिजर्व के अंदर चला जाएगा। पहले कभी गेन आया था, रिजर्व के अंदर गया था, अब लॉस आ गया तो यानी कि रिजर्व में पैसा बचा हुआ है, अमाउंट खड़ा होगा। तो पहले रिजर्व को जीरो करो, बैलेंस कहां डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। पहले कभी करा था, लॉस आया था, कहां डाला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला होगा। अब गेन आ गया, अगर अब गेन आ गया तो जितना यहाँ पे पी एंड एल में डाला था पहले उतना पी एंड एल में डालो, क्योंकि यहाँ पे आपने पी एंड एल डेबिट कर दिया होगा। आप उस पी एंड एल को क्रेडिट करके बैलेंस सेट ऑफ करो, देन बैलेंस रीवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। और अगर पहले लॉस था, पी एंड एल में गया था, फिर से लॉस आ गया तो कहां डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक, आओ जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, केस नंबर 1, 2, 3 और 4, या ईयर कर लो इनको, ईयर 1 2 3 4। केस नंबर 1 ये है कि फर्स्ट टाइम करा था तो 100 रुपए का गेन आया,
तो उसके बाद 20 का गेन आ गया, उसके बाद 180 का लॉस आ गया, और उसके बाद 100 का गेन आ गया। केस नंबर 2, पहले करा 20 का लॉस, फिर 150 का लॉस, फिर उसके बाद 130 का गेन, और फिर उसके बाद 200 का गेन, उसके बाद 200 का गेन। सॉल्यूशन, 1 2 3 4। रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा। तो सबसे पहला केस, केस नंबर 1, 100 का गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व में पी एंड एल में नील, फिर अगली बार 20 का गेन रीवैल्यूएशन रिजर्व में पी एंड एल में नील, फिर अब लॉस आ गया, लॉस आया तो बताओ रीवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा हुआ है 120। तो 180 के लॉस में से 120 तो यहां डाल दो और 60 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दो। फिर 100 का गेन आ गया, जैसे ही 100 का गेन आया तो देखो 60 आप पी एंड एल में डाल चुके थे, तो सबसे पहले इस 60 को क्रेडिट दो और बैलेंस 40 को यहां डाल दो। केस नंबर 2, रिवैल्यूएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 20 का लॉस तो यहां डाल दो, 150 का लॉस यहां डाल दो, फिर उसके बाद अब 180 का लॉस जा चुका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 130 का गेन आ गया तो पहले इसको क्रेडिट दो 130। अब 170 में से 130 आपने क्रेडिट दे दिया तो 40 अभी भी बच गया, 40, अब 200 का गेन आया तो 40 इधर भेजो और 160 इधर दो। समझ आई बात भाई। 20 का लॉस पी एंड एल, 150 का लॉस पी एंड एल, तो टोटल लॉस कितना चला गया 170 का, गेन कितने का आया 130 का, लॉस कितना जा चुका है 170 का। तो 130 में से 170 का लॉस अभी जा चुका है तो पहले इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, तो 130 दे दिया, तो 170 में से 130 का क्रेडिट दे दिया, 40 अभी भी बचा हुआ है तो 40 का क्रेडिट भी दे दिया 200 के गेन में से, और बैलेंस फिर डाला रिवैल्यूएशन रिजर्व में। और मैं चार्ट से भी चेक करा देता हूँ। सबसे पहले चेक करा भाई, गेन था, पहले लॉसेस थे 170 के, गेन आया तो पहले कहां डाला पी एंड एल के अंदर डाला, 30 रुपीज का बैलेंस बच गया, और बैलेंस उस केस में हमारे पे बचा नहीं था 0। फिर 200 का गेन आया तो लॉस बचा हुआ था, क्रेडिट दिया, फिर पी एंड एल, फिर बैलेंस हमने डाला रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आई बिलीव। किसी को फिर भी कोई दिक्कत आए रिकॉर्डिंग देखते वक्त, आपको किसी को भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, पॉइंट सर समझ नहीं आया, उस तरीके से दोबारा समझा दो तो हम लाइव आके समझा देंगे, कैसे कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। ये थोड़ा ना रिकॉर्डेड लिया तो रिकॉर्डेड ही मिलेगी, ऐसी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको दिक्कत आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी सभी उलझनों को, समस्याओं को, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर वो फैमिली से रिलेटेड हो, जितनी एक हेल्प मैं कर सकता हूँ एक बड़ा भाई बन के आप लोगों की, मैं जरूर करूंगा। आप मुझे फ्रीली रीच आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग जब सब्सिक्वेंटली मेजर करते हो एसेट को रीवैल्यूएशन मॉडल पे, तो फॉलोइंग एंट्री ग्रॉस मेथड वही जो हमने पढ़ा था, और नेट मेथड। तो देखो एक डेप्थ टू ग्रॉस ब्लॉक और ग्रॉस ब्लॉक टू रीवैल्यूएशन। फिर ये चार्ट बना रखा है, आप इसको रेफर ना करना चाहो तो मत करना, आप मेरे वाला चार्ट भी रेफर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब बात हुई है तो चलो नोट, ऑल्दो रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए लेकिन अब दिख गया तो लिखवा देते हैं। कंपनी हैज एन अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस टू ईदर ट्रांसफर additional depreciation due to revaluation to journal reserve or transfer revaluation reserve to journal reserve on sale of
एसेट्स। तो भाई आपके पास अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस होती है कि या तो आप अपना एडिशनल डेप्रिसिएशन जो रीवैल्यूएशन की वजह से आ रहा है उसको जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दो, या फिर आप कहोगे नहीं हम जब एसेट बिक जाएगी तो पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन ही जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। वो आपके पास एक अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस होती है। ठीक, चलो जी आओ जरा अगली हेडिंग। डेप्रीसिएशन, अच्छा ये वाले नंबर्स ना भाई गलत हो सकते हैं, तो मुझे जो लास्ट याद होता है मैं उसमें +1 करके डाल देता हूँ। तो ऐसा हो सकता है ऊपर वाला 7 ही हो, मुझे याद 9 हो। तो डेप्रीसिएशन एंड कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग। एक बात हमेशा याद रखना कि कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट सीजेस, सीजेस का मतलब होता है स्टॉप, व्हेन एसेट बिकम रेडी फॉर यूज, याद आ गया रेडी फॉर यूज का मतलब, एंड डेप्रीसिएशन स्टार्ट, और तभी डेप्रीसिएशन स्टार्ट हो जाता है। डेप्रीसिएशन के मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं भाई, ये तो आपको पता ही है। एसएलएम होता है, एक डब्ल्यूडीवी होता है, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन होता है। कंपनी शुड अकाउंट फॉर ईच component हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज्यादा, भाई मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है तो ध्यान रखना, ठीक है। हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड मटीरियल डिफरेंट लाइफ, सच कंपोनेंट शुड बी अकाउंट फॉर सेपरेटली, उन कंपोनेंट को अलग से अकाउंट फॉर करना पड़ता है। जैसे जैसे रिपेयर वाला एग्जांपल, भाई अगर रिपेयर की कॉस्ट सिग्निफिकेंट थी और उसकी लाइफ भी सिग्निफिकेंट थी, मटीरियली सिग्निफिकेंट डिफरेंट कर रही थी टोटल एसेट की लाइफ से, तो कंपनी को उसको अलग से दिखाना था, तभी आप डी रिकॉग्निशन वाला पार्ट जो है वो लगा पाते, क्योंकि उसको वो अलग से दिखाना था। ठीक है, depreciation is a systematic allocation of cost of asset over its useful life so that cost of generating revenue through the use of asset should be shown in state। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो मैं डेप्रिसिएशन का आपको छोटा सा एक बात बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैंने ये कैलकुलेटर खरीद रखा है 12 लाख रुपए का, बड़ा महंगा कैलकुलेटर है, ये एआई बेस्ड है। अब मैं इस कैलकुलेटर को यूज करके आप लोगों को सर्विसेज देता हूँ, या मैंने लैपटॉप खरीद रखा है, मैं इनको यूज करके आप लोगों को सर्विसेज देता हूँ। तो हर साल मेरे ये लैपटॉप ये इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, तो उस साल की यूज होने की कॉस्ट कितनी है वही डेप्रिसिएशन होता है, इसके बाहर कुछ नहीं होता। वियर एंड टीयर, वैल्यू गिर गई, ये सब बेकार की बातें हैं। उस साल को यूज करने की कॉस्ट कितनी है। अब एक बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, आप कैसे बताओगे कि 40,000 का ऐसे जो लैपटॉप है आपने इस साल 10,000 का इस्तेमाल कर दिया। बिल्कुल सही बात है, कोई भी नहीं पता लगा सकता, मैं भी नहीं लगा सकता, आप भी नहीं लगा सकते। इसीलिए डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, एक अकाउंटिंग एस्टीमेट बोलते हैं, क्योंकि आप एस्टीमेट करते हो उसकी वैल्यू को। एन एंटरप्राइज allocate the amount initially recognized in respect of item of PP to significant part, depreciate them separately। इसको क्या बोलते हैं, component based accounting बोलते हैं। आरवी यूजफुल लाइफ रिव्यू होती है ईच बैलेंस शीट डेट पे, और इनका चेंज होने को क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। डेप्रिसिएशन कब से बिगन होता है, जब वो लोकेशन कंडीशन नेसेसरी हो जाती है, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, यानी कि रेडी फॉर यूज। डेप्रिसिएशन के मेथड रिफ्लेक्ट करते हैं पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लांट लगाया,
तो अब आपके पास सिर्फ एक ही प्लांट है, आपने शर्ट्स टी शर्ट्स बनानी है और एक ही प्लांट है, तो जाहिर सी बात है इनिशियली वो प्लांट ज्यादा तेजी से यूज होगा क्योंकि आपके पास और कुछ है ही नहीं, तो सारी प्रोडक्शन उसी पे आएंगी। तो आप WDV लगाओगे। अब देखो एस्टिमेशन समझो, आप क्या निकाल रहे हो, आप हर साल उस प्लांट को यूज करने की कॉस्ट निकाल रहे हो। तो WDV से क्या होगा, हर साल का डेप्रिसिएशन ज्यादा, मतलब बिगिनिंग में डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा क्योंकि आप बिगिनिंग में उस प्लांट को ज्यादा यूज करोगे। आपका आइडिया था कि 5 सालों में फैक्ट्री बढ़िया चल जाएगी, 5 सालों के बाद एक नया प्लांट लगा देंगे, तो बिगिनिंग में वो प्लांट बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि वो सारा लोड सहेगा सारे ऑर्डर्स का, तो उसका डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगा, तो अल्टीमेटली उसकी यूसेज की कॉस्ट भी ज्यादा आएगी क्योंकि वो ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक, SLM का मतलब है कि भाई फर्नीचर रखा हुआ है यहाँ ऑफिस के अंदर। अब ये थोड़ा ना कि कोई आता है देखता है कुर्सी पे पन्नी लगी हुई है, नई कुर्सी है, इस पे ज्यादा बैठूंगा, पुरानी वाली पे कम बैठूंगा, ऐसा थोड़ा ना है भाई। वो तो जैसे बैठ जाते हैं। हेंस उस पे क्या लगा सकते हो कि उनका स्टेट लाइन बेसिस पे यूज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड की अनलिमिटेड लाइफ होती है, ये आप मुझसे बेहतर जानते हो, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अच्छा, अब आते हैं भाई मुद्दे की बात पे, डीकमीशनिंग लायबिलिटी पे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग, इसका क्या मतलब होता है भाई। आपने आज यहां पर एक एसेट लगाई, आपने एक एसेट परचेज करी, जैसे ही आपने ये एसेट परचेज करी आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गई। कैसी ऑब्लिगेशन आ गई कि आपको 5 इयर्स के बाद जब आप इस एसेट को, या चलो मैंने बिल्डिंग बनाई, अपना स्टूडियो रूम बनाया और 5 सालों की बिल्डिंग की लाइफ है, उसके बाद वो टूट जाएगी, उसके अंदर जिस तरीके से काम होगा वो 5 साल तक ही चल पाएगी। अब मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि 5 सालों के बाद उस बिल्डिंग को तोड़ के लैंड को पहले जैसा करना होगा। तो मुझे जरा एक बात बताओ, ये ऑब्लिगेशन क्यों आई? क्योंकि मैंने वो एसेट कंस्ट्रक्ट करी या परचेज करी। ये चलो ऐसे समझ लो, मैंने बिल्डिंग खरीदी जिसकी 5 सालों की ही लाइफ बची हुई थी, तो मेरे पे एक ऑब्लिगेशन आ गई कि भाई अब ये ऑब्लिगेशन मुझे उतारनी पड़ेगी कि मेरे को उस बिल्डिंग को ध्वस्त करवा के जो भी मलबा होगा किसी को बुलवा के उस मलबे को निकलवाना पड़ेगा। तो वो ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आ गई? वो ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ गई। किसके ऊपर आ गई वो ऑब्लिगेशन? मेरे ऊपर आ गई। वो क्यों आ गई? क्योंकि बिल्डिंग को खरीदा गया या कंस्ट्रक्ट कराया गया। तो यानी कि ये ऑब्लिगेशन भी इस परचेज, इस बिल्डिंग की वजह से आई है, तो देयरफॉर इसकी कॉस्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये कॉस्ट 5 सालों के बाद खड़ी है तो आपको इसको प्रेजेंट वैल्यू पे यहां पे लाना पड़ेगा, तभी आप इसको ऐड कर पाओगे। तो देयरफॉर यू ऐड, आप ऐड करते हो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट को आप इसीलिए ऐड करते हो क्योंकि जब आप उस एसेट को खरीदते हो तो आप वो ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भैया बंधु, 5 सालों के बाद हम वो खर्चा करेंगे, ताकि जब ये बिल्डिंग को गिराएंगे और मलबे को हम हटाएंगे तो वो खर्चे करने की ऑब्लिगेशन आपने एक्सेप्ट कर ली, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कुछ चेंजेस भी आते हैं, तो क्योंकि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि आप कैसे ऐड करोगे, आप आइडिया लगाओगे कि हाँ बिल्डिंग को गिराने की कॉस्ट आएगी 1 लाख रुपए की, आपने आज पूछा कितने किया, इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दिया, 1 लाख आज बोल रहा है, 5 सालों के बाद एक 20 बोलेगा तो एक 20 ले लो, मलबा हटवाने वाले 20,000 ले रहे हैं, 5 सालों के बाद 40 ले लेंगे तो 40,000 उसके भी ऐड कर दो, तो आपने कहा मोटे मोटे तौर पे 2 लाख ऐड कर दो। बट ऐसा हो सकता है ना 3-4 साल के बाद आपको लगे कि नहीं भाई 2 लाख नहीं लगेगा, 2.5 लाख लगेगा, कुछ और बवाल हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, अब तो 2.5 लाख लगेगा। तो वो जो चेंज आ गया 2 लाख से 2.5 लाख का, उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम, बट क्योंकि कोर्स का पार्ट है तो समझ लेते हैं। तो अगर या तो एसेट आपकी मेजर हो रखी होगी कॉस्ट मॉडल पे, तो आप एसेट को बढ़ा दोगे, इंक्रीज अगर हो गया आपकी लाइबिलिटी तो एसेट को बढ़ा दोगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे जिस भी वैल्यू से लाइबिलिटी बढ़ेगी। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो लाइबिलिटी टू एसेट कर दोगे। कॉस्ट में तो बड़ा सिंपल है, रीवैल्यूएशन में थोड़ा सा ट्रिकी है। रीवैल्यूएशन के अंदर क्या है कि क्या रीवैल्यूएशन गेन एग्जिस्ट करता है या फिर कोई भी रीवैल्यूएशन गेन एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है और लाइबिलिटी बढ़ गई तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि भाई लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, बढ़ाने के लिए डेबिट कर दो रिवैल्यूएशन रिजर्व को। और अगर रिवैल्यूएशन गेन एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट,
तो लायबिलिटी तो क्रेडिट करोगे ही, डेबिट किसको कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और रिवैल्यूएशन गेन एग्जिस्ट करता है तो लायबिलिटी तो डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करोगे, क्रेडिट कर दोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व को। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट तो करोगे, लेकिन रिवैल्यूएशन गेन एग्जिस्ट नहीं करता तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डालोगे। अच्छा, रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि गेन की जगह क्या हुआ होगा, लॉस। तो वो कहते हैं कि भाई जो अमाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस है पीएनएल में जो जा चुका है पहले उतना पीएनएल में डालो, बैलेंस आप रिजर्व के अंदर डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए, पर ठीक है कोर्स का पार्ट है तो समझ लेते हैं। फिर एक रिटायरमेंट ऑफ एसेट, ये भी इतना रेलेवेंट नहीं है। एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटायर हो जाता है फ्रॉम एक्टिव यूज एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल। जब भी आप उसको कहते हो कि हाँ भाई आप इसको बेचने के लिए रख देते हैं, आप इसको यूज नहीं करेंगे, तो आप उसको दिखाते हो लोअर ऑफ जो भी उसका कैरिंग अमाउंट होता है और जो भी उसकी एनआरवी होती है। मतलब अब जो बेनिफिट आपको उससे मिलेगा, या तो अगर वो 100 रुपए का आ रहा है लेकिन उसको बेचोगे 20 का ही बिकेगा, तो आप उसको कितने पे दिखाओगे, 20 पे दिखाओगे, और 80 रुपीज कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अगर वो 100 रुपए का आ रहा है लेकिन आज भी वो 120 का बिक जाएगा, तब भी आप कितने का दिखाओगे, 100 रुपए का, 20 का क्यों नहीं दिखाओगे 120 का, क्योंकि 20 रुपीज फ्यूचर प्रॉफिट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बना करता है। तो कितने का दिखाओगे, 100 रुपए का। सर फिर 80 का लॉस क्यों बुक करा रहे हो, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फ्यूचर के लॉसेस को आज ही दिखाओ। आई होप आपको 11th क्लास याद होगी अपनी। ठीक, उसके बाद तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। दिस इज इट, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज ओवर। हमने आई होप जल्दी से इसको क्लियर कर लिया होगा कॉन्सेप्ट को। अगली क्लास के अंदर अब हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो पास एग्जामिनेशन एमटीपी आरटीपी में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को लगे कि भाई आज एएस 10 रिवाइज हो जाए, मजा ही आ जाए, तो ये वीडियो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनलिमिटेड आपके पास व्यूज हैं, आराम से देखो, अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से अपने पेपर की प्रिपरेशन करो। तो गुड बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।